दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी पसंदीदा चैनल दीप दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोगों का जो सेशन रहेगा वो सेशन साइंस एमसीक्यू, जो हम लोग डिस्कशन के साथ एमसीक्यू लक्ष्य सीरीज को स्टार्ट किए हैं, उसका आज अगला सेशन रहेगा। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले जो है आपको 7वां जो है क्लास दिया जा चुका है। ठीक है, आज जो हम लोगों का होगा वो 8वां क्लास होगा। ठीक है, इससे पहले 7 क्लास दिया जा चुका है। जो भी नहीं देखे हैं स्टूडेंट वो देख लीजिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छे स्कोर हो सके। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग आज के सीरीज़ यानी 8वां सीरीज़ को आज स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये जो भी लक्ष्य सीरीज़ के रूप में आपको क्वेश्चन सीरीज़ दिया जा रहा है साइंस का, वो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपका वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं समझिएगा कि मॉडल के रूप में दे रहे हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन सारा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है। कीवी है, शुतुरमुर्ग है, पेंगुइन है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त सभी यानी कीवी, शुतुरमुर्ग और पेंगुइन तीनों पक्षियां जो यहाँ पे है, ये तीनों पक्षी जो है उड़ने में क्या है, असमर्थ है, यानी ये सब पक्षी जो है ये उड़ नहीं सकती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि और कौन सी पक्षी है जो नहीं उड़ सकती है। तो 3 पक्षी तो यहाँ पे हो गई आपकी कीवी, शुतुरमुर्ग और पेंगुइन। चौथा पक्षी की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो है ईमू हो जाएगा। ठीक है, ये भी पक्षी नहीं उड़ सकती है। आगे अगर हम लोग आएंगे तो रिया, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये एक पक्षी का नाम है। और रिया भी जो है ये कैसी पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकती है। ठीक है, फिर आपका केशोवरी, केशोवरी जो है एक प्रकार की पक्षी है जो नहीं उड़ सकती है। ठीक है, और आगे अगर हम लोग बात करें तो एक और पक्षी है जिसका नाम है स्टीमर बत्तख। ठीक है, स्टीमर बत्तख के बारे में एक रोचक बातें ये है कि इसकी जो है ना 4 प्रजाति मुख्यतः होती हैं। ठीक है, जिसमें से 3 प्रजाति जो है उड़ नहीं सकती है, एक प्रजाति जो है इसकी वो उड़ती है सिर्फ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये सब पक्षी जो है ये उड़ने में असमर्थ है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, हृदय की सबसे बाहरी परत जो होती है उसको क्या कहा जाता है। मायोकार्डियम कहा जाता है, एंडोकार्डियम कहा जाता है, एपिकार्डियम कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिकार्डियम। हृदय की जो बाहरी परत होती है, ठीक है, देखिए ये अगर जनरली हम लोग बात करें तो इस तरह का हट होता है। ठीक है, और ये जो हट होता है सबसे पहले इसके तो 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, मानव हृदय के कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो हट है ना, इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ इसकी आवरण होते हैं। ठीक है, और आवरण कितने होते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके 3 आवरण होते हैं। कितने आवरण होते हैं यानी 3 परत से ये घिरा हुआ होता है, कुछ इस प्रकार की परतें होती है। ठीक है, ये 3 परत से घिरा हुआ जो है हृदय होता है। ठीक है, जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये परत आपको साफ नजर आएंगी। तो यहाँ पे जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे बाहरी परत, तो इस परत के बारे में आपसे बात की जा रही है। ठीक है, कि इस परत को क्या कहते हैं। तो सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है, एपिकार्डियम होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये तीनों परत का नाम क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो परत है इसका भी बता चुके कि एपिकार्डियम होता है। उसके बाद वाली अगर हम लोग लेयर का बात करें तो ये होता है मायोकार्डियम, और सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है,
उसका नाम होता है एंडोकार्डियम। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 लेयर होता है, 3 नाम है। सबसे बाहर वाली एपी, बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो एंडोकार्डियम होती है। ये तीनों लेयर जो होता है वो हृदय को क्या करती है, तो हृदय को जो है ना सुरक्षित रखने का काम करती है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूछा जाता क्या क्वेश्चन है कि हृदय जो है उसका स्टडी हम लोग किस ब्रांच में करते हैं, ठीक है, किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो उसका नाम है कार्डियोलॉजी, ठीक है। क्या नाम है इसका, कार्डियोलॉजी। ये भी ध्यान रखिएगा। हृदय का अगर हम लोग आमतौर पर देखें कि इसका वजन क्या होता है, तो वजन जो होता है वो लगभग 300 ग्राम हृदय होता है, ठीक है। दूसरी बात, मुट्ठी आकार का ये होता है। हृदय जो होता है इसका आकार क्या होता है, तो मुट्ठी आकार का ये होता है। कैसी मुट्ठी, तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हृदय किससे बना हुआ है, तो हृदय जो होता है एक मांसपेशी वाली रचना होती है, यानी मांसल रचना होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें हड्डी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन डैश है, ग्लोबुलिन है, ग्लोबिन है, केसिन है या फिर एल्ब्यूमिन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सा इंजाइम से जो दूध को पचाने में हेल्प करता है, तो उसका नाम याद रखिएगा, रेनिन इंजाइम्स, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कि ये जो अल्ब्यूमिन है, ये अल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये बनता है आपका कहाँ पे, लीवर में, ठीक है। बनता कहाँ पे है, तो लीवर में बनता है, ठीक है। और पाया कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा ये इसकी उपस्थिति रक्त में होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन जो होता है शरीर के रखरखाव के लिए यानी वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, ठीक है। इसके स्रोत क्या है, तो स्रोत में याद रखिएगा जितने भी तरह के दलहन हैं, ठीक है, यानी दाल होते हैं, सभी जो है प्रोटीन के स्रोत होते हैं। चना हो गया आपका, ठीक है, मूंगफली हो गया, क्या हो गया, मूंगफली हो गया, ठीक है, ये सब जो है ये सब क्या है, मछली हो गया, ये सब जो है प्रोटीन के स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन यहाँ से और जान लीजिएगा कि ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ना, ये एल्ब्यूमिन जो होता है, ठीक है, ये अगर शरीर में आपका मात्रा इसका बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टॉयलेट यानी मूत्र में जो है ना अल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब अल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ेगी तो किडनी के बीमारी के होने की ज़्यादा संकेत होने लगते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है वह डैश है, उपास्थि है, लिगामेंट है, अंतरालीय द्रव्य है, टेंडन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेंडन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये बहुत भी व्यापक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है वो समझिएगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि ये पौधा है और ये जंतु है, ठीक है, समझिएगा। उत्तक जो होता है ना वो क्या होता है, किसी भी जीव का जो शरीर बना हुआ होता है वो एक कोशिका का बना होता है, ठीक है। और ये जो कोशिका है जब समूह बन जाता है कोशिका का तो उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं, ठीक है। अब उत्तक जो होते हैं ये पौधों में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात कर रहा है वहाँ यहाँ पे जंतु उत्तक की बात की जा रही है, ठीक है। जंतु उत्तक की अगर हम लोग बात करें तो जंतु उत्तक जो होता है जनरली 4 तरह का होता है। एक होता है एपिथीलियम उत्तक, ठीक है, दूसरा होता है संयोजी उत्तक, तीसरा होता है आपका पेशी उत्तक और चौथा होता है तंत्रिका उत्तक, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ये एपिथीलियम उत्तक जो होता है ये त्वचा में उपस्थित होता है,
संयोजी उत्तक की अगर हम लोग बात करें तो संयोजी उत्तक जो होता है इसका मेन एग्जाम्पल 3 है जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला एग्जाम्पल है इसका हड्डी, दूसरा है रक्त और तीसरा है उपास्थि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये उपास्थि क्या है, तो उपास्थि भी जो है ना ये हड्डी होती है, लेकिन एक मुलायम हड्डी होती है, कठोर हड्डी होती है। कठोर हड्डी जो होती है उसको हम लोग अस्थि बोलते हैं और जो मुलायम होती है उसको हम लोग उपास्थि कहते हैं। जैसे कान की हड्डी जो होती है वो उपास्थि की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि वो मुलायम होती है, जिधर मूव करते हैं उधर मूव होती है। पेशीय जो उत्तक होती है ये जो भी शरीर के अंग हैं उसको गति प्रदान करती है और तंत्रिका उत्तक जो होता है ये सूचना पहुंचाने का काम करता है। अब यही यहाँ पे पूछ रहा है संयोजी उत्तक कौन सा है जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। मान लेते हैं कि ये जो है ना ये एक प्रकार की हड्डी है। ठीक है, और हड्डी के बगल में यहाँ पे मांसपेशी लगी हुई है। ठीक है, अब ये हड्डी जो है और ये जो मांसपेशी है ये दोनों को जो जोड़ने का काम किया उस उत्तक का नाम क्या है, तो उस उत्तक का नाम है टेंडन। याद रखिएगा। ठीक है, टेंडन को ही हिंदी में कंडरा बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब टेंडन या कंडरा जो होता है ये क्या है, तो ये एक प्रकार का उत्तक है। अब यहाँ से पूछे किस तरह का ये उत्तक है, तब ये संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक किसको कहते हैं, जो एक दूसरे जगह से कनेक्ट हो, मतलब कहीं पे गैप ना हो। ठीक है, जैसे रक्त जो होता है वो एक प्रकार का संयोजी तरल उत्तक होता है ना, ध्यान दीजिएगा। उसी तरह यहाँ से जो दूसरा भी वीआई क्वेश्चन पूछता है उसको ध्यान रखिएगा कि कौन सा संयोजी उत्तक है। यहाँ पे सिर्फ ये काट देगा कि जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हड्डी है। ठीक है, और फिर जो है एक दूसरा हड्डी यहीं से लगी हुई है। अब इस दोनों हड्डी को जो जोड़ने का काम करेगा उस उत्तक का नाम क्या है, तो उस उत्तक का नाम है लिगामेंट। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिगामेंट क्या है, तो एक प्रकार का उत्तक है। कैसा उत्तक है, तो संयोजी उत्तक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा नहीं है। इसको एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि नहीं है जो है ना ये वर्ड दिखता ही नहीं है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कीटभक्षी पौधा इनमें से नहीं है। नेपेंथेस, ड्रोसेरा, यूट्रिक्लोरिया, कस्कुट्टा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा आपका कस्कुट्टा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि ये जो कीटभक्षी पौधा है, ठीक है, नेफेंथेस, ड्रोसेरा और यूट्रिकुलेरिया, ये कीटों का क्या करता है, भक्षण करता है। यानी एक ऐसा ये पौधा है जो कीट और अन्य जीवों को खाकर क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, अब ये जो है ना ये कीट का भक्षण क्यों करता है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे जो पौधे होते हैं कीट का भक्षण क्यों करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, अब प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है आपका नाइट्रोजन, इसीलिए यानी ये प्रोटीन कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। इसे मांसाहारी क्या कहा जाता है, मांसाहारी पौधे भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये कीटों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग बढ़े, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओडोमीटर द्वारा मापा जाता है, दबाव को, ऊंचाई को, दूरी को, वेग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूरी को। ठीक है, ओडोमीटर जो होता है एक प्रकार का ये क्या है, उपकरण है। ठीक है, जो क्या करता है, कोई भी मान लीजिए साइकिल है, बाइक है या कोई भी वाहन है, ठीक है, वो कितना दूरी तय किया है, कितना दूर तक वो गया है, ठीक है, उस दूरी को मापने का काम करता है ओडोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक ट्रिटियम है। हीलियम का, कार्बन का, टाइटेनियम का और
अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन है हाइड्रोजन का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी जो होगा ये राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का समस्थानिक का नाम है ट्राइटियम। वैसे अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। पहला समस्थानिक का नाम है प्रोटियम। दूसरा समस्थानिक की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। तीसरा समस्थानिक है जो कि आपका पूछा गया है ट्रिटियम, ठीक है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, ये तीनों पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? तो 3 समस्थानिक, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े तो कह रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर जानना चाहे तो हम लोग क्या जान सकते हैं। हाइड्रोजन जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो आवर्त सारणी का जो है ना पहला रो में होता है, ठीक है, सबसे पहला रो में होता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर चालक अपने पीछे सड़क देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल उत्तल दोनों का। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उत्तल दर्पण। जो भी मोटर चालक यानी जो भी वाहन चलाता है अपने पीछे देखिएगा, उसके बगल में सड़क को देखने के लिए एक दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक है। वो दर्पण जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। यही अगर हम लोग बात करें सोलर कुकर में, ठीक है, तो सोलर जो कुकर होता है, ठीक है, उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करेंगे कि जो भी सौर भट्ठी होता है, ठीक है, सौर भट्ठी, वहाँ पे भी जो है ना अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। जो भी दाढ़ी बनाते हैं जेंट्स लोग, ठीक है, उसमें जो दर्पण का यूज़ करते हैं वो भी अवतल दर्पण होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो है ना समतल दर्पण का भी यूज़ किया जाता है दाढ़ी बनाने में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें जो डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं ना दर्पण को रोगी को देखने के लिए, वो भी अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण से तो एक हो गया आपका सड़क के पीछे देखने वाला। दूसरा अगर हम लोग बात करें वाहन का जो अग्रदीप होता है आगे का, ठीक है, अग्रदीप जो होता है आगे जो रहता है दर्पण, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि पश्च दर्पण, पीछे का दर्पण जो लगा हुआ रहता है वो कौन सा रहता है? तो वो अभी बता चुके हैं, उत्तल रहता है। इस तरह का भी भाषा से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। साइड मिरर के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो साइड मिरर में भी जो होता है ना उत्तल दर्पण होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? यानी जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उनमें से बोला जा रहा है कि कौन सा है जो सदिश राशि नहीं है, ठीक है। राशियाँ 2 तरह की होती हैं, एक होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि, ठीक है। अब अदिश राशि की बात करें तो यहाँ पे अ लगा हुआ है, मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, यानी अदिश राशि जो होगा उसमें क्या नहीं होगा? तो उसमें जो है ना दिशा नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? परिमाण होगा, ठीक है। और सदिश राशि में जो है दिशा के साथ साथ क्या होगा? परिमाण भी होगा, ये याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो सदिश राशि जो होता है उसको दिखाया जाता है तीर के निशान से, ये भी एक ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है वो एग्जाम्पल से पूछता है, यानी उदाहरण से, ठीक है। तो सदिश राशि के कुछ उदाहरण जो है, जैसे आपका वेग हो गया, बल हो गया आपका, संवेग हो गया आपका, ठीक है, विस्थापन हो गया आपका, त्वरण हो गया आपका, ठीक है।
आगे अगर हम लोग बात करें विद्युत धारा हो गया, ये सब जो है ना, ये सब क्या है, ये सब आपके कुछ सदिश राशि हैं। ठीक है, सदिश राशि में ध्यान दीजिएगा 100% तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन एक ऐसा शब्द जिसमें जो है ना व आएगा जरूर। ठीक है, तो वो सदिश में ज़्यादा आप कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। अदिश राशि की अगर हम लोग बात करें तो चाल हो गया आपका, दूरी हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया आपका, आयतन हो गया आपका, ताप हो गया, समय हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें दाब हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है आपका अदिश राशि है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है नहीं है, तो यहाँ पे वेग जो है सदिश है, त्वरण सदिश है, अभी हम लोग देख चुके हैं। विस्थापन जो है ये सदिश है, इसका मतलब गति जो है ये अदिश राशि है ना। चलिए आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, परमाणु के नाभिक के घटक क्या हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। किसी भी तत्व का परमाणु जो होता है ना, उसके केंद्र में, यानी केंद्र को नाभिक कहा जाता है। ठीक है, यानी ये जो नाभिक है यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस तरह इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर जो है ये चक्कर लगाता हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है याद रखिएगा जे थॉमसन साहब किए हुए थे। ठीक है, अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का खोज जो है ये रदरफोर्ड किए थे। कौन किए थे? रदरफोर्ड किया थे। और अगर हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का खोज जो है वो चैडविक साहब किए थे। कब किए थे? 1932 ईस्वी में किए थे। ठीक है, ये इसका ईयर भी पूछता है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रॉन का खोज किसने? चैडविक किए थे। कब किए थे? 1932 में। कौन सा किरण से खोज किए थे? तो एनोड किरण के प्रयोग से, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनोड किरण के प्रयोग से। अब यहाँ से बात आता है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव, यानी ये जो है ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, और ये जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु, समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व को क्या कहा जाता है? आइसोटोन, आइसोटॉप, आइसोटॉप, ये टॉप है। ठीक है, आइसोबार। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोटॉप। ठीक है, देखिए समस्थानिक का कभी कभी जो है ना परिभाषा दे देता है, इस आइसोटॉप को समस्थानिक कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, समस्थानिक क्या है? तो समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणुओं की परमाणु संख्या जो होगी ना वो समान होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होगी, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं और इंग्लिश में आइसोटॉप कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समस्थानिक में क्या होगा अब समझिएगा। ये जो आइसोटॉप यानी समस्थानिक है, इसमें प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो समान होती है। ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें अलग होगी। एक तो बताएं द्रव्यमान संख्या अलग होती है, परमाणु संख्या सेम होता है। यहाँ समझिएगा परमाणु संख्या किसको कहते हैं, यही सबसे बड़ा खेला है। तो जो भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है उसी को परमाणु संख्या कहते हैं, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या दोनों मिलाकर उपस्थित होती है नाभिक में उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि प्रोटॉन की संख्या समस्थानिक में समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाती है, जिसके कारण द्रव्यमान संख्या अलग हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा कोयला? भूरा कोयला, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, कोक या फिर लिग्नाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिग्नाइट। कोयला जो होता है ना वो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो कोयला जो है इसकी मुख्य रूप से 4 प्रजातियां होती है। ठीक है,
कौन कौन से होती है तो समझिएगा। एक हो गया आपका एंथ्रासाइट, ठीक है, क्या हो गया, एंथ्रासाइट, ठीक है। दूसरा हो गया कोयला का प्रकार बिटुमिनस, ठीक है। तीसरा हो गया आपका लिग्नाइट, तीसरा क्या हम लोग बात करें, लिग्नाइट, ठीक है। और चौथा कोयले की अगर हम लोग बात करें तो चौथा हो जाएगा सब बिटुमिनस, ठीक है। क्या होता है, सब बिटुमिनस हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे प्रमुख प्रकार की यानी अच्छी किस्म की कोयला कौन सी होती है, तो एंथ्रासाइट जो होती है सबसे अच्छी किस्म की कोयला होती है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। वही कोयला सबसे ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें कार्बन का मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है। और लिग्नाइट कोयला जो होती है इसको भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, भूरा हीरा भी इसी को कहा जाता है। आगे अगर हम लोग बात करें कोक का, तो कोक जो होता है ये क्या होता है समझिएगा, ये जो कोक होता है ना ये एक प्रकार का ठोस कार्बन युक्त होता है, ठीक है। ठोस कार्बन युक्त जो होता है ये अवशेष होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो ठोस कार्बन युक्त अवशेष है ये बनता किससे है, तो ये कोयला से बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि और अगर हम लोग जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। क्वार्ट्ज होता है, माइका होता है, सिलिका होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिलिका। ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो आपका सही है, ठीक है। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक की अगर हम लोग बात करें तो सिलिका और रेत जो होता है ना ये इसका सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है वो है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ओ हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह जो है वो ओ ब्लड ग्रुप है। जनरली अगर देखा जाए तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप जो है ये देखने को मिलते हैं, ए ब्लड ग्रुप, ए और बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। इन चारों में अगर हम लोग बात करें तो ये 2 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है जो सर्वदाता होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सर्वदाता होता है। क्यों, क्योंकि ये ले जो है ना ब्लड ग्रुप सिर्फ अपने वाले से सकता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप से ही ये अपना ब्लड को ले सकता है, लेकिन दे जो है ये सबको दे सकता है, इसीलिए ये सर्वदाता है, ठीक है। और ए बी जो होता है ना ये क्या होता है, ये सर्वग्राही होता है, यानी दे जो है ना ये किसको सकता है, ए बी को, लेकिन ले जो है ये सब से सकता है, ठीक है। सबसे ये ब्लड ग्रुप को ले सकता है, इसीलिए इसको सर्वग्राही बोलते हैं। सबसे पहली बात। अब दूसरा बात आता है कि ब्लड ग्रुप का सबसे पहले खोज किसने किए थे, यानी खोजा किसने था इसको, तो ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, जिन्होंने 1901 में ब्लड ग्रुप का खोज किया था, ठीक है। किसका खोज किया था, ब्लड ग्रुप का खोज किया था। और इसके लिए इनको जो है ना नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ध्यान दीजिएगा 1930 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सीजन का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत है, लार है, पीयूष ग्रंथि है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यकृत ग्रंथि, ठीक है। क्या हो जाएगा, यकृत ग्रंथि। यहाँ पे समझिएगा ग्रंथि जो होता है ना ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि और एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। ध्यान रखिएगा ये जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है ना ये क्या स्राव करती है, तो ये जो स्राव करती है ये एंजाइम्स का स्राव करती है, ठीक है, एंजाइम्स का स्राव करती है। और ये अंतःग्रावी ग्रंथि जो होती है स्रावी ये हार्मोन का स्राव करती है। ये बहुत भी वीआईपी एग्जाम के लिए है,
कि बहिस्रावी ग्रंथि जो है ये किस चीज़ का स्राव करती है, तो ये एंजाइम्स का स्राव करती है। और अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो किस चीज़ का स्राव करती है, तो हार्मोन का स्राव करती है। अब कहता ओवरऑल पूछ रहा है आपसे, ठीक है, कि जो भी ग्रंथि है बही है चाहे अंत है, उनमें से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो अकृत हो जाएगी। और दूसरे नंबर पर जो है ये अग्न्याशय ग्रंथि हो जाएगी, जो कि सबसे बड़ी है। बाकी अंतःस्रावी ग्रंथि में अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होगी ये पीयूष ग्रंथि होगी, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो होगी ये थायराइड ग्रंथि होगी, ये भी आप याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम का बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, एक लाइक और कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी तरह का क्लास आपके लिए हम हमेशा अरेंज करते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सभी लोगों तक शेयर करके ये वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबों से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।